गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। और ये हमारा पार्ट 6 वीडियो है और इसमें हम लोग देखने वाले हैं प्रिज्म के बारे में, श्वेत प्रकाश वर्ग विक्षेपण, ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रिज्म के बारे में जानेंगे, प्रिज्म कैसा होता है, इसका आकार कैसा होता है, ये सभी चीज़ के बारे में देखेंगे। और प्रिज्म किसको कहते हैं ये भी देख लेंगे, समझ गया। तो प्रिज्म को कौन कौन सा बच्चे देखा है ये बताओ। प्रिज्म का फिगर कैसा होता है? प्रिज्म का जो फिगर होता है त्रिभुजाकार होता है, ये याद रखना। कैसे होता है तो ये देखो, ये इसका आकार है प्रिज्म का, समझ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ले जाते हैं इसको, इस आकार का प्रिज्म होता है। इस आकार का क्या होता है? प्रिज्म होता है। अब प्रिज्म का बेसिकली क्या कार्य होता है? प्रिज्म का कार्य, प्रिज्म का कार्य यानी प्रिज्म जो होता है तो उसका क्या बेसिक कार्य होता है, इसका कहाँ पे इसका उपयोग होता है, इसका क्या काम होता है, और प्रिज्म का यही सब कार्य के बारे में सबसे पहले समझो कि ये इसका क्या काम होता है। अब प्रिज्म जो है कितने सतह से घिरा होता है? प्रिज्म में देखेगा 1 2 3 4, लेकिन इस दिखने में 4 लग रहा है, लेकिन प्रिज्म जो होता है ना 5 सतहों से घिरा होता है। हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रिज्म, प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। प्रिज्म क्या होता है? 5 सतहों से घिरा होता है। इसमें जो होता है ना 2 सतह मेन रूप से होता है, यानी 2 सतह से मेन रूप से घिरा होता है। 2 सतह देखेगा जिसमें मेन रूप से ये घिरा होता है, 2 सतह से। प्रिज्म के आधार देखेगा तो कौन सा, देखो प्रिज्म जो ये है इसके आधार हो शीर्ष से कैसा दिख रहा है? त्रिभुज। तो प्रिज्म के आधार त्रिभुजाकार होता है। इसको भी लिखते चलो तुम लोग। प्रिज्म के आधार, आधार में कैसा होता है? प्रिज्म के आधार जो होता है, ये आधार नीचे वाला हिस्सा थोड़ा ये इस टाइप होता है, इस टाइप। प्रिज्म के आधार जो होता है कैसा होता है? त्रिभुज के आकार का। आधार में देखेगा त्रिभुज होता है, तो हम कह सकते प्रिज्म का आधार कैसा होता है? त्रिभुज के तरह, कैसा होता है? त्रिभुज के तरह होता है प्रिज्म के आधार। आज समझ में। और आधार प्रिज्म के जो होता है वो त्रिभुज के तरह होता है। त्रिभुज में भी आता है कौन सा त्रिभुज? प्रिज्म के आधार में कौन सा त्रिभुज बोले? यहाँ भी ये लिखो, प्रिज्म के आधार, आधार में कौन सा त्रिभुज होता है? कौन सा त्रिभुज होता है? तो हम क्या बताएंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु, ये यानी कि ये सब जो है ना एक जैसा होता है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज होता है। प्रिज्म के आधार जो होता है कैसा होता है? त्रिभुज की तरह। और कैसा त्रिभुज होता है? तो समबाहु, यानी ये तीनों भुजा को एक समान रखना, ऐसा होता है। ये और ये तीनों जो है एक समान दिखेगा। प्रिज्म के आधार में जो त्रिभुज दिखता है वो समबाहु त्रिभुज की तरह दिखता है। आज समझ में। आप मान के चलो हम इनका थोड़ा सा डिफिनेशन ले लेते हैं। अच्छा ये बताओ, ये सब समझ गया ना कि कितने सतह से घिरा होता है? इसमें 2 सतह मेन रूप से होता है जिससे घिरा होता है। और प्रिज्म का आधार कैसा होता है? त्रिभुज के आकार। त्रिभुज में भी कैसा त्रिभुज? तो समबाहु त्रिभुज। है समझ में।
और इसका जो है ना कार्य, प्रिज्म का कार्य, अगर कार्य पूछे इसका क्या काम होता है बेसिक रूप से, तो जो श्वेत प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश, उसको 7 रंग में विभक्त करता है, विभक्त करता है, समझ गया। श्वेत प्रकाश जो होता है उसको 7 रंग में विभक्त कर देता है प्रिज्म, इसका यही काम होता है। अब ये श्वेत प्रकाश क्या है, तो सूर्य से जो प्रकाश निकलकर प्रिज्म तक पहुंचता है, तो जो सूर्य से जो प्रकाश निकल रहा है उन्हीं को हम श्वेत प्रकाश कहते हैं। और श्वेत प्रकाश को प्रिज्म क्या करता है, 7 रंग में बांट देता है, समझ गया। तो 7 रंग का नाम भी हम लिख देंगे, और श्वेत प्रकाश किसको कहते हैं ये भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये सब तो तुम लोग समझ ही गया है, तो इन सबको मिटा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। चलो आ जाओ, ये है जो यहाँ पे दे दिए हैं श्वेत प्रकाश जो होता है उसका डिफिनेशन, यानी उसका परिभाषा, किसको हम लोग श्वेत प्रकाश कहते हैं। तो जो किरण सूर्य प्रकाश से निकल कर आती है उसे हम क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश, यानी सूर्य से जो किरण निकल कर आ रहा है उसी को हम लोग श्वेत प्रकाश कहते हैं। एक क्वेश्चन भी दे दिया हूँ कि श्वेत प्रकाश के किरण को प्रिज्म कितने भागों में बांट देता है। तो श्वेत प्रकाश की जो किरण होता है प्रिज्म उसको क्या करता है, 7 भागों में बांट देता है। कितने भागों में, 7 भागों में विभक्त कर देता है, यानी 7 भाग में बांट देता है। एक और क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिज्म का आकार कैसा होता है। हमने बताया अभी कि प्रिज्म का आकार जो होता है ना वो कैसा होता है, त्रिभुज के आकार का, त्रिभुज के आकार का ऐसा होता है, यानी त्रिभुजाकार होता है। अब कह रहा है कि इसका मेन रूप से काम क्या था प्रिज्म का, तो इसका काम होता है श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करना, श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करना। तो सभी बच्चे ये लिख लो कि श्वेत प्रकाश किसको कहते हैं, जो समझ गया वो अपने से लिख लेगा, क्योंकि जो सूर्य प्रकाश होता है उसी को श्वेत प्रकाश कहते हैं। और श्वेत प्रकाश को प्रिज्म क्या करता है, 7 भाग में बांट देता है। और प्रिज्म का आकार होता है त्रिभुज के, और इसका जो कार्य होता है वो वही होता है मेन रूप से श्वेत प्रकाश को 7 भाग में विभक्त करना। तो अब हम जो है एक प्रिज्म लेते हैं और श्वेत प्रकाश को 7 भागों में विभक्त करते हैं, और वो 7 भाग में विभक्त होने पर वो जो उसका रंग कौन कौन निकलता उन सबको दर्शाते हैं। तो ये हमारा प्रिज्म है, समझिए ये क्या है, प्रिज्म लिए, और ये श्वेत प्रकाश है का किरण है, ये श्वेत प्रकाश का किरण है। और जब प्रिज्म पे पड़ता है तो ये 7 भाग में बट जाता है। इस 7 भाग का नाम है बे नी जा हो पी ना ला, बे नी जा हो पी नाला। दूसरे तरह से इसको भी लिख सकता है बे जा नी हो पी ना ला। तो बेनी जा हो पिनाला भी बोल सकते हैं, बे जानी हो पिनाला। अब ये सब रंग का नाम कैसे, तो नाम यहाँ पे हम लिख देते हैं। बे से तुमको हो गया बैगनी, और जा से क्या हुआ, जामुनी, जामुनी यानी कि जामुन के कलर का। और फिर नी आता है, नी से नीला हो जाता है। ह है, ह से तुमको हरा हो जाएगा। और पी है, पी से तुमको पीला हो गया। और ना से नारंगी हो गया, नारंगी के रंग का। और फिर है ला, ला से तो समझता है लाल होता है। ये 7 रंग है, 1 2 3 4 5 6 7। तो श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म पर जब पड़ा तो ये 7 रंग में विभक्त हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिज्म। क्या बोलते हैं इसको, प्रिज्म। प्रिज्म याद रखना, यही प्रिज्म है। और वर्ण विक्षेपण थोड़ा अलग होता है, वर्ण विक्षेपण थोड़ा अलग होता है, वो यहाँ पे अभी नहीं है। वर्ण विक्षेपण आगे हम बता देंगे। तो श्वेत प्रकाश की किरण 7 भागों में विभक्त हुआ है, 7 भागों में विभक्त। श्वेत प्रकाश की किरण कितने भाग में विभक्त हुआ है, 7 भाग में, और 7 भाग का ये नाम है।
अब ये यानी कि ये इंद्रधनुष के रूप में दिखता है। इंद्रधनुष के बारे में नहीं बताए हैं, बताए हैं कि नहीं बताए हैं? इंद्रधनुष के बारे में नहीं बताए हैं, आगे बता देंगे उसको भी। तो यही हमारा है श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जिसमें कि किरण का जो विक्षेपण हुआ है उसमें रंग जो परिवर्तन हुआ ये हुआ है, समझ गया। तो सभी रंग का यहाँ पे हम नाम दे दिए हैं, समझ गया। अब प्रिज्म किसको कहते हैं? क्वेश्चन आता है कि प्रिज्म किसे कहते हैं, प्रिज्म किसको कहते हैं, समझ गया। तो प्रिज्म का यहाँ डिफिनेशन दे देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। रुको, चलो कोई व्यक्ति आ गया था। चलो, प्रिज्म किसको कहते हैं? तो प्रिज्म जो 5 सतहों से घिरा एक पारदर्शी युक्ति है। पारदर्शी उसको कहते हैं जिससे प्रकाश की किरण आर पार हो जाए, समझ गया। तो प्रिज्म भी एक पारदर्शी युक्ति है जो 5 सतह से घिरा होता है, और वो क्या करता है, श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। यही इसका डेफिनेशन है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। अब इसमें 2-3 चीज़ याद रखना, एक विचलन, परिकिरणन और तरंगदैर्घ्य। ये 3-4 चीज़ हम बोर्ड पे लिख देते हैं, तुम लोग लिख लेना, उसको याद कर लेना कि किसका परिकिरणन किस तरह है, किसका विचलन अधिक है, किसका तरंगदैर्घ्य अधिक है, ये सब हम लिख देते हैं। उसके ये 3 चीज़ याद रखना, 3-4 चीज़ जो है क्या, तरंगदैर्घ्य, विचलन, झुकाव और परिकिरणन, ये 3-4 चीज़ याद रखना है, समझ गया। तो इनको हम मिटाते हैं, उसको लिख देते हैं। डिफिनेशन सभी लिख लिया है ना? वैसे भी इसको एक बार पढ़ लेगा यादें हो जाएगा, लिखने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है, फिर भी लिख लिया करो, क्योंकि घर पे उसको थोड़ा सा उलट के देखेगा ना तो अच्छा से याद हो जाएगा। चलो, तो ये 4 चीज़ याद रखना है, तरंगदैर्घ्य, विचलन, झुकाव, परिकिरणन, समझ गया। इसमें प्रिज्म में तो तरंगदैर्घ्य बोले तो लाल, विचलन बैगनी, झुकाव तो बैगनी, परिकिरणन तो नीला। अब यहाँ पे सवाल ऐसे पूछेगा कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा तुमको लाल रंग। किस रंग का होता है? लाल। सबसे अधिक बोले तो लाल, समझ गया। अब फिर सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य विचलन पूछे तो बैगनी का, सबसे अधिक झुकाव पूछे तो बैगनी का, और सबसे अधिक परिकिरणन पूछे तो नीला का। यानी कि ये पूछ देगा सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है, ये दूसरा क्वेश्चन पूछेगा सबसे अधिक परिकिरणन किस रंग का होता है, तीसरा पूछेगा सबसे अधिक झुकाव किस रंग का हो। एक क्वेश्चन और इससे बनता है कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है। सबसे कम के बात करें तो बैगनी का, किसका? बैगनी। सबसे कम बैगनी का जो है तरंगदैर्घ्य होता है, अब बाकी सबसे कम विचलन और झुकाव जो होता है लाल का होता है, समझ गया। यानी तरंगदैर्घ्य और विचलन के बारे में पूछे तो यहाँ एक ट्रिक बनता है, सबसे अधिक वाला में आ जाता है बैगनी, या सबसे कम वाला में क्या आता है? लाल आता है, याद रखना, समझ गया। तो यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन बन रहा है, दिख रहा है ना। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य पूछेगा तो लाल का, सबसे अधिक अगर विचलन पूछा तो बैगनी का, और सबसे अधिक झुकाव पूछेगा तो बैगनी का, और सबसे अधिक परिकिरणन पूछे तो नीला रंग का, समझ गया। इसमें सबसे कम तरंगदैर्घ्य पूछे तो बैगनी हो जाएगा, विचलन, झुकाव, परिकिरणन ये सब लाल रंग का होगा। सबसे कम इस सब का होता है, झुकाव में भी, परिकिरणन में भी, विचलन में भी। तरंगदैर्घ्य में सबसे कम बैगनी का होता है, और तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो लाल रंग का होता है, समझ गया। इसके बाद फिर आगे जो है हमारा एक ट्रिक है जिस पे हम बताएंगे कि तरंगदैर्घ्य और विचलन जो है ये सब जो है, यानी कि एक ट्रिक यहाँ पे लग जाता है कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य पूछे तो लाल का, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य पूछे तो बैगनी का। आगे समझ में? चलो, अब तुम लोग 2 क्वेश्चन हमें बताओ कि रेलवे फाटक पे जो झंडी लगा होता है वो किस रंग का होता है, और जब बिजली का खंभा होता, पिलर होता है, उस पे जो निशान लगा रहता है वो किस रंग का होता है। तो ये सब जो है रेलवे फाटक पर भी लाल रंग का झंडी होता है, और खतरा का भी निशान रहता है उसमें भी लाल रंग होता है। क्यों ऐसा होता है? इस सब का तरंगदैर्घ्य अधिक। अगर कहीं से रेल आ रहा है, उसको इमरजेंसी में रोकना हो तो लाल झंडी दिखा दो, तुरंत उसको रोक देगा। क्यों रोक देता है? क्योंकि दूर से भी
लाल रंग का तरंगदैर्ध्य बहुत दूर तक रहता है और दूर से वो दिखाई देता है। बाकी रंग जो है कहीं दिखाई नहीं देता उतना, तो इसीलिए उसका जो है ना, उसका भी जो रोकने का है वो लाल रंग से है, और खतरा का भी निशान लाल रंग से दिया जाता है, क्योंकि उस सब का क्या होता है, तरंगदैर्ध्य जो है ना, तरंगदैर्ध्य ये सबसे ज़्यादा होता है। लाल का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होने के कारण ही रेलवे के फाटक पे लाल रंग का सिग्नल होता है। रेलवे के फाटक पे क्या होता है, लाल रंग का सिग्नल होता है, और बिजली के खंभे पर भी लाल कलर से कट का निशान लगा रहता है, क्योंकि उसका भी तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। समझ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे रंग के बारे में। रंग दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राथमिक रंग, एक होते हैं द्वितीयक रंग। प्राथमिक रंग वो रंग होते हैं जिसमें दूसरे रंग को मिलाकर तीसरा रंग बनाया जाता है। यानी एक रंग ऐसा होता है जिसमें कोई रंग मिला के दूसरा कोई रंग बनाया जाता है, उसको प्राथमिक रंग कहते हैं। अब प्राथमिक रंग 3 होता है, लाल, नीला, हरा। और द्वितीयक रंग उसको कहते हैं जो प्राथमिक रंग में मिलकर बना होता है, तो उसको हम द्वितीयक रंग कहते हैं। तो प्राथमिक याद रखना कि रंग 2 प्रकार कहते हैं, रंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर में प्राथमिक रंग और दूसरा नंबर द्वितीयक रंग। ये प्राथमिक रंग 3 होता है, और द्वितीयक रंग जो होता है ना, प्राथमिक रंग के से मिलकर बना होता है। जैसे मान के चलो लाल और प्लस हरा, तो ये मिलता है तो बन जाता है क्या, काला। समझ गया। तो इसी प्रकार बैगनी और सब भी बनता है। समझ गया। तो यही है, लाल है, हरा है, और उसके बाद नीला भी है। ये सब क्या है, प्राथमिक रंग है, और मिलकर दूसरे तीसरे रंग का निर्माण करता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक रंग। समझ गया। आगे हम लोग जो है अब देखेंगे कुछ क्वेश्चन को। समझ गया। तो इन सबको मिटा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। रंग जो होता है ना, लाल रंग के बारे में समझो। लाल जो होता है, लाल ये है खतरा का सूचक, खतरा का सूचक। इसीलिए जो है ना, बिजली का जो खंभा होता है उस पर क्या आता है कि कटिंग ऐसे निशान लगा रहता है और लिखा रहता है खतरा, विद्युत से खतरा लिखा रहता है कि नहीं। और एम्बुलेंस पर भी देखा होगा रेड कलर में रहता है प्लस। क्यों रहता है ये सब, क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा है, इसलिए। रंग कितने प्रकार के होते हैं, 2। मेन रूप से देखा जाए तो 2 तरह के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। तो प्राथमिक रंग में 3 रंग होते हैं, और द्वितीयक रंग जो होता है उसमें कई सारे रंग होता है। प्राथमिक रंग जो होता है उससे द्वितीयक रंग बनता है, यानी प्राथमिक रंग को मिलाने से द्वितीयक रंग बनता है। समझ गया। अब अंतरिक्ष यात्री को देखा होगा, यानी अंतरिक्ष का मतलब ये हुआ कि आकाश के जो भी यात्री हैं, उस यात्री को ऊपर से जो है ना, पानी, आकाश, ये सब नीला दिखाई देता है। आकाश जो है नीला दिखाई देता है। समझ गया। यांत्रिक जो ऊपर में कोई यात्री घूम रहा है इस वायुमंडल से ऊपर में, उसको आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला। एक तो इसका वजह है कि पानी के कारण, दूसरा जो है वायुमंडल नहीं होने के कारण, यानी कि ऑक्सीजन जब ये सब नहीं, इसके कारण भी कहता है आकाश दिखाई देता है नीला। 3 भाग जो पानी रहता है, इस कारण से भी क्या दिखाता है, आकाश जो है नीला दिखाई देता है, आसमान। समझ गया। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, पानी के भी कारण। और वायुमंडल नहीं रहता है ऊपर, यांत्रिक यात्री को ये चीज़ नहीं दिखाती, इसलिए वह कैसा दिखता है, नीला दिखता है। यांत्रिक्ष में जो भी यात्री होता है उसको आकाश कैसा दिखता है, नीला दिखता है। समझ गया। आगे बढ़ते हैं। पावर का फॉर्मूला हमने बताई थी कि P बराबर क्या होता है, 1/F, या 100 में F, सेंटीमीटर में। समझ गया। और ये है मीटर में, बताइए ना। पावर यानी किसका फार्मूला है, ये क्षमता, लेंस की क्षमता ज्ञात करने का फार्मूला है। चलो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे दे देते हैं कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है,
तो इसकी क्षमता कितनी होगी, क्षमता कितनी होगी। हमारा चैप्टर समाप्त हो गया है, इसीलिए सब हम जो कुछ है उन सब को लेके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बच्चे सबको याद है कि नहीं याद है। इसलिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगा। यानी फोकस दूरी क्या लिखा है 25 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है उत्तल, तो उत्तल का फोकस होता है प्लस में, तो एफ हो गया प्लस में 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है एफ बराबर प्लस में 25 सेंटीमीटर। हमें क्षमता पी बराबर वाट ये निकालना है, तो पावर ओवर क्या होता है सेंटीमीटर में है तो 100 बट्टा में लिखेंगे 25। अब इसको काटेंगे तो कितना प्लस में आ जाएगा 4 डायोप्टर। अब 4 डी क्यों लिखा है, डी जो है ना इसका एसआई मात्रक है, लेंस क्षमता के एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, इसलिए 4 डी लिखे हैं प्लस। अब यहाँ पे प्लस में है तो इसलिए प्लस दे दिए। आगे समझ में। एक और क्वेश्चन को ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि एक चश्मे, इस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ, तुम लोग अच्छे से लिख लो, उसके बाद बताते हैं। चलो देखो ये क्वेश्चन है, एक चश्मे का क्षमता है -2 डायोप्टर। इस चश्मे की फोकस दूरी बताए और ये भी बताए कि चश्मे में कौन सा लेंस लगा है। इस तरह का क्वेश्चन आए तो बन जाना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन। लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, पी दिया है, क्षमता दिया है तो क्या है पी है, पी बराबर -2 डायोप्टर। और याद रखना कि माइनस में जो क्षमता निकलता है वो किस लेंस का निकलता है, तो ये है अवतल लेंस। कौन सा, अवतल लेंस। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि और ये भी बताए कौन चश्मे में कौन सा लेंस लगा है, तो चश्मे में अवतल लेंस लगा है, इसीलिए माइनस में उसका क्षमता आया है। समझ गया। तो लेंस कौन सा लगा है, अवतल लेंस लगा है। और अवतल लेंस किस चश्मे में लगता है, जो मतलब कि जिस चश्मे से हम निकट की वस्तु को देखते हैं और जिस चश्मे से दूर की वस्तु को देखते हैं उसमें कौन सा लेंस लगा रहता है। दूर देखने के लिए उत्तल हो गया और नज़दीक देखने के लिए अवतल। दूर देखने के लिए उत्तल और नज़दीक देखने के लिए अवतल हो जाएगा जो चश्मा होता है। अब यहाँ पे देखो हम P दिया है -2 डायोप्टर D, इधर हमको F निकालना है तो 1/f। अब ये पता नहीं कि ये सेंटीमीटर में किस में है, निकालने के बाद ही पता लगेगा सेंटीमीटर। देखो हमने कई बार निकाले हैं कि अगर 50 सेंटीमीटर फोकस होता है ना तो उसका क्या निकलता है माइनस में। अगर 50 सेंटीमीटर हो, यहाँ पे देख लो, तो ये आ जाएगा तुमको कितना कि P बराबर -50, यहाँ ऊपर में तो 100 हो जाएगा सेंटीमीटर में और नीचे में 50 हो जाएगा माइनस में। अब काटेगा तो यहाँ पे आया निकलता है ना -2 डायोप्टर निकलता है कि नहीं। और जब ये दिया है तो ये निकालना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 100 बट्टा में F। अब देखो इसको ये भागा में इधर आ जाएगा गुना में, तो -2D और गुना F, या D तो अब डायोप्टर है, इसको नहीं भी यहाँ लिख सकता है, क्षमता 2 निकला है। अब बराबर में 100। अब देखो इससे इसको काटेगा तो कितना आएगा, माइनस का 50 आ जाएगा, इधर माइनस या तो इधरे रह जाएगा, तो माइनस में F तो होता नहीं है, होता है माइनस उधर चला जाएगा, F बराबर 50। तो फोकस कितना निकला -50, कितना निकला -50। जब फोकस माइनस में है तो इसका मतलब लेंस कौन सा लगा है चश्मा में, अवतल। लेंस कौन सा लगा है, अवतल लगा है। समझ गया। अगर मान के चलो कह दे कि एक चश्मे की क्षमता है +5 डायोप्टर, प्लस में 5 है, तो उस चश्मे में की फोकस दूरी और चश्मे में कौन सा लेंस है ये बता। देखो तो 5 है तो यहाँ पे प्लस में है, किसमें है प्लस में। और हम लोग जानते हैं कि प्लस में किसका निकलता है, तो उत्तल का। किसका निकलता है, उत्तल का। तो यहाँ पे लेंस क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा, उत्तल। अब यहाँ पे ये तो उतना ही रहेगा। अब इधर इसके जगह तुम 5 ले लो प्लस, तो इधर जब 5 से इसको काटेगा तो कितना होगा 20 × 5 = 20 हो गया। अब ये मान के चलो इधर हमको F रखना है, तो ये 5 उधर जाएगा तो क्या होगा
यानी कि 5 से तो हम काट दिए थे ना, तो ये हो गया 20, यानी कितना फोकस कितना निकला यहाँ पे, प्लस में 20 निकला है। तो इसकी फोकस कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन की फोकस एफ हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, और लेंस कौन सा होगा, उत्तल लेंस। तो आया समझ में, यानी कि कौन सा लेंस हमको चश्मा में जो लगता है, यानी अवतल लेंस लगता है क्या, नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए कि दूर की वस्तु, और उत्तल लेंस जो चश्मे में लगता है वो भी नज़दीक देखने के लिए लगता है कि दूर देखने के लिए लगता है, जल्दी बताओ। तो नज़दीक जब भी देखना है, नज़दीक, नज़दीक बोले या निकट बोले, निकट, तब लगता है अवतल लेंस। और वही हम कर मान के चलो दूर, दूर बोले या अधिक दूर, दूर या अधिक दूर, तब कौन सा, उत्तल, उत्तल लगता है। समझ गया, याद है कि नहीं। कोई भी वस्तु को जूम करके देखना है तब कौन सा लेंस लगेगा, और कोई वस्तु को जो है, जब भी कोई वस्तु को जूम कर देखना है तब कौन सा लेंस लगेगा। और कोई वस्तु को जैसे मोबाइल में कुछ चीज़ देख रहा है तो जूम करके देखता है, तो उसमें कौन सा लेंस होता है, कौन जूम करके दिखाता है, और कौन जो है उसको छोटा करके दिखाता है। तो जब भी कोई फोटो हो या मान के चलो कोई पिक्चर हो, तो उसको जब जूम, ZOOM, जूम, जूम करके देखा, यानी कि नज़दीक, नज़दीक करके, तो लेंस कौन सा चाहिए, उत्तल, उत्तल लेंस के ही जिसमें लगा होगा वही दिखाएगा, उत्तल लेंस वाला ही दिखाएगा कोई भी वस्तु को जूम करके, यानी नज़दीक करके। समझ गया। अब इसमें 2 क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं। मान के चलो इसकी हम क्षमता को कर देते हैं 0.5 डायोप्टर। मान के चलो इसकी क्षमता इतना हो गया, तो इस चश्मे की फोकस क्या होगा और कौन सा चश्मा है ये बताना है। बताओ, इसकी क्षमता हो गया 0.5 डायोप्टर, तो इस चश्मे में की फोकस दूरी बताए, और ये भी बताए कि चश्मे में कौन सा लेंस लगा है। बताओ, इस सबको मिटा देते हैं, इसको बनाओ तुम लोग। चलो बना लिया तुम लोग, चलो हम बनाते हैं। अब देखो, इसमें लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, P बराबर में है, यहाँ पे कुछ चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब प्लस में है, 0.5 डायोप्टर। तो P बराबर फार्मूला क्या होता है, 1/f या 100/f, सेंटीमीटर में, और ये है मीटर में। तो फार्मूला ये यहाँ पे बैठा देते हैं, P बराबर, P की जगह पे लिख देते हैं 0.5 और 100/f। अब देखो यहाँ पे दशमलव उड़ा दिए तो यहाँ कितना हुआ, 10। अब इससे इसको गुना कर दो, इससे इसको गुना कर दो, है कि नहीं। या मान के चलो इसको काट दो, 5 का 5 और 5 दूना 10, 2। अब देखो यहाँ से इसको गुना करो, इससे इसको करो, तो f बराबर हो गया कितना, 100 दूना 200 सेंटीमीटर। अगर मीटर में बोले तो मीटर में बदलने पर क्या होगा, f बराबर 200/100 से भाग, 2 गया, यानी कि f बराबर कितना निकला, 2 मीटर। फोकस दूरी कितना निकला, 2 मीटर। और 2 मीटर देखो ये किस में दिया है, प्लस में, सब प्लस में ना आया है, फोकस भी प्लस में है, सेंटीमीटर में चाहे मीटर में। तो इसमें कौन सा लेंस पूछे, तो लेंस उत्तल हो जाएगा। लेंस कौन सा हो जाएगा, उत्तल लेंस। एक क्वेश्चन और लेते हैं दर्पण सूत्र से, उसके बाद जो है हमारा दर्पण सूत्र और लेंस के सूत्र को साबित करने के लिए बच जाएगा, वो हम अगले वीडियो में देख लेंगे। चलो, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर दूरी वाले उत्तल लेंस के 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखी गई है। तो प्रतिबिंब स्थान का पता लगे, प्रतिबिंब का भी पता लगाना, स्थान का भी, जहाँ पे बन रहा है उसका भी पता लगाना है। तो देखो आप लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है कि 20 सेंटीमीटर दूरी वाले, यानी कि f दिया है 20 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस है तो प्लस में होगा। और u कितना दिया है, u दिया है 30। अब u जो है ना, u किस में होता है, ये याद रखना, दर्पण हो या लेंस हो, माइनस में होता है, समझ गया। अब हमको क्या निकालना है, v निकालना है। v क्या है, प्रतिबिंब, v बराबर व्हाट, ये हमको निकालना है। तो लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र तो नहीं कभी लिखे हैं तो लोग,
तो यहाँ पे लिख रहा हूँ लेंस सूत्र भी साबित करते हैं। लेंस के सूत्र देखो, दर्पण सूत्र में हम बीच में प्लस देते थे और लेंस के सूत्र में बीच में माइनस लगेगा। यहाँ पे लिखो 1/v या -1/u बराबर 1/f। अगर मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ तो ये दर्पण सूत्र हो गया, माइनस दे दिया तो ये लेंस का सूत्र हो गया। अब यहाँ पे लिख लो 1/v माइनस का 1/u कितना माइनस में 30 बराबर 1/f 20। इसको इधर रखो, उसको उधर ले जाओ। यहाँ माइनस माइनस क्या होगा, चिन्ह हो जाएगा प्लस का, तो ऐसे लिखिए लो, प्लस हो गया 1/23 और इधर क्या हो गया 1/20। अब इसको इधर रख लिया हूँ 1/20, इसको उधर ले जाओ तो माइनस में चला गया 1/30। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे ना समझ में? यहाँ पे इसको जब गुना करेगा ना माइनस माइनस को तो प्लस में हो जाएगा और जब उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 1/v बराबर में इधर दोनों का एलसीएम लेगा तो 60 हो जाएगा। अब 20 से भाग देगा 3, 3 गुना 1 3 होगा, इधर 2 हो जाएगा। 1/v बराबर में हो गया 1/60। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे v बराबर हो जाएगा 60। v बराबर कितना आया 60, प्लस में है तो कहाँ बना है प्रतिबिंब, यही कह रहा है ना। यहाँ पे कह रहा है प्रतिबिंब स्थान का पता लगाए, तो बताओ कहाँ प्रतिबिंब बना, उसका स्थान कहाँ है। तो भी जो निकला है वो प्लस में है। अब प्लस होता है दाईं तरफ और माइनस होता है बाईं तरफ, तो हम लिख देंगे यहाँ लेंस के दाईं और 60 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बना है, प्रतिबिंब बना, या दर्पण के दाईं और 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बना है। ये लिख सकते हैं दर्पण की, दर्पण नहीं लेंस लिखा है तो लेंस लिख दो, लेंस में भी दर्पण ही लगता है। तो लेंस के दाईं और 60 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, वहाँ पे बनेगा दाएं तरफ। तो दाएं तरफ जो बनता है क्या होता है बताओ, दाएं दर्पण में देखेगा तो दाएं तरफ जो होता है काल्पनिक होता है, सीधा होता है। और वस्तु से क्या होता है, वस्तु के बराबर होता है कि छोटा होता है कि बड़ा है। लेंस के बारे में बता दी है ना। ज़्यादा समय हो चुका है इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। और मेरे 2 चैनल है, दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीख के और एक इंडियन पब्लिक स्कूल बड़ा करवा। तो आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं वो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखना ना भूले ताकि कोई भी वीडियो ऐसा ना है जो तुम्हारे काम का ना है। जो नहीं हो उसे मत देखिए, जो है उसी को देखिए ताकि उससे कुछ फ़ायदा मिले। इन्हीं के साथ जय हिंद जय भारत।